तो उस दौरान की राजनीति में और आज की राजनीति में तो काफी बदलाव हुआ है। आज की जो राजनीति पॉलिटिशियंस के लिए पैसा कमाने के लिए हो गई है। तो जैसे अगर हम रोहतक की बात करें तो पहले सारी जो प्रदेश की राजनीति थी वो रोहतक से ही तय होती थी। INLD ने और देवीलाल ने अपनी राजनीति रोहतक से शुरू की और रोहतक वालों ने उनको वापस भेज दिया। हमारी रोहतक में तो इतनी दुविधा है कि पानी पीने को नहीं मिलता है तो गंदा पानी मिलता है। कुछ स्कीमें अच्छी भी होती होंगी, कुछ बुरी भी होती होंगी। आप बता दीजिए कौन सी स्कीम अच्छी है? घोटालों की सरकार है भाई। मनोज जी 10,000 रुपए जिस लेडी की जेब में आ जाएंगे छोड़ जाएगी वो, मेरे को टाइम पे राशन मिला नहीं मिला, मेरा प्रॉपर्टी ID था नहीं था, वोट खरीदेंगे और क्या है? इसका नाम तो हम वोट चोरी कह सकते हैं। इस बात पर क्यों नहीं कह सकते वोट चोरी? अब यूथ बाहर जाता है, मजदूरी में जाता है, अपनी जमीन बेच के जाता है, सब कुछ है। तो तुम यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दो, वो जाएं क्यों? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे प्रदेश की राजनीति से जुड़े अलग अलग पहलुओं की, मुद्दों की। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो जनता अपने नेता से जानना चाहती है। हरियाणा में इस वक्त भाजपा की सरकार है और विपक्ष कई मुद्दों पर सवाल उठा रहा है। इसमें विकास, सड़क, पानी, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो मुद्दे हैं वो चर्चा में रहते हैं। राजनीतिक बयानबाजी भी आजकल अलग तरह की हो रही हैं। इन सभी विषयों पर खुलकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं रोहतक के कांग्रेस विधायक श्री PB बत्रा जी। बत्रा जी 3 बार विधायक रह चुके हैं, अभी फ़िलहाल भी विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी विधायक दल के चीफ व्हिप रहे हैं, SPSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। फिलहाल विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण सरकारी आश्वासन समिति के चेयरमैन भी हैं। विधायक जी, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। विधायक जी, अगर हम बात करें ना, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आप राजनीति में कैसे आए, वो क्या चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया कि इस जनसेवा के कार्य में जाए? राजनीति मनोज जी मेरे को विरासत में मिली। मेरे पिताजी 2 बार विधायक रहे, 1968 से लेकर 1970 तक, और एक चुनाव उन्होंने जनरल असेंबली इलेक्शन 1982 के अंदर रोहतक से भी लड़ा, डॉक्टर मंगल सेन जी के मुकाबले में। वो जरा 379 वोट से चुनाव हारे। जहाँ तक मेरे पिताजी की राजनीति का सवाल है, उन्होंने पंच का इलेक्शन लड़ने की राजनीति शुरू की। 2 बार गांव के सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे और 2 बार विधायक रहे। पर मैं 1977 के अंदर प्रोफेशन के अंदर आया। ठीक है कि पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करने के बाद राजनीतिक इंटरेस्ट तो रहता ही है, पर मैं एक सीरियसली प्रोफेशनल एडवोकेट था और ज़्यादा कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में मेरा पार्टिसिपेशन नहीं था। नहीं था उस समय तक? नहीं था। जब से मैंने 77 में आया, 82 का चुनाव मेरे पिताजी ने जरूर लड़ा, उसके बाद नहीं। और मैं 2008 के अंदर मुझे मौका दिया गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरा अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन किया। और 2009 के अंदर मेरे को बिल्कुल इस बात का ज्ञान नहीं था और एकदम ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा कि आप रोहतक से विधानसभा का चुनाव 2009 में। तो तब मैंने 2009 का चुनाव लड़ा। तो मैं कोई एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं था, रादर आई वाज रिलेक्टेड पॉलिटिशियन। बट जब इस फील्ड के अंदर आ ही गए तो अपना कर्तव्य अपनी पूरी उससे हम अपना निभा रहे हैं उस बात के लिए। पर एक्टिव राजनीति में यदि मैं आया तो उसका श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को जाता है और उनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं जिनसे आपको अब भी जो प्रेरणा वो अब भी काम आ रही है, उनकी बात जो है? जैसे कि
सारी उम्र व्यक्ति सीखता है और प्रत्येक व्यक्ति हर एक स्टेज के ऊपर सीखता है, चाहे वो बचपन हो, चाहे और हो, चाहे प्रोफेशन में भी हो, एंड एवरी लर्नर। उसके बाद एकदम ऐसा तो नहीं है कि भी एक आदमी, पर मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे को एक्टिव राजनीति में लाने का सारा जो श्रेय जाता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। तो जिस आदमी के साथ लाइकिंग हो, सब कुछ हो, तो उनकी वे ऑफ वर्किंग और जैसे क्या उनका है, उसका असर तो पड़ता ही पड़ता है, उसकी बात है। तो पहले चुनाव में कोई ऐसा वाक्य है जो आपको अब तक याद हो, कोई ऐसी घटना? पहले क्योंकि पहले चुनाव में होता है, सभी के साथ होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। 90s में जब मैंने 2009 का चुनाव लड़ा, तो मेरे को सिर्फ, मैं उस समय पब्लिक एसोसिएशन चेयरमैन था, मेरे को शाम को मुख्यमंत्री के ओएसडी का फोन आया कि आप कल चंडीगढ़ चले जाओ, रिजाइन करो। मैंने कहा भाई मैं तो कोई तैयारी नहीं, कोई माइंड नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे उस टाइम ये नहीं बताया था कि आप चुनाव लड़ोगे? नहीं, इसलिए कहा कि जाके कल जाके रिजाइन कर दो। तो इसका मतलब ये है कि भी उसमें मैंने कोई, आई डिड नॉट मेक एनी एप्लीकेशन फॉर द टिकट, बट कांग्रेस हाईकमांड की इस बात के लिए थी कि भी उन्होंने मेरे को टिकट दिया। मैंने चुनाव लड़ा, पहला चुनाव मैंने तकरीबन 19,900 वोटों से जीता। 19,900। तो कोई ऐसा वाक्य चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान हुए, कोई ऐसी चीज हुई हो? नहीं, प्रचार के दौरान हर एक चीज देखने को मिली, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस था और एक स्मूथ इलेक्शन मैंने लड़ा, इस बात के लिए। पर एक राजनीति दूसरे वालों ने कि दुष्प्रचार जरूर किया मेरे बारे में। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, और कुछ ने भी, किससे बोलते नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है, 5 स्टार कल्चर के आदमी है, ये है वो है। तो मैंने उसको बड़ा लाइटली लिया, ऐसी बात थी। मैंने क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए मैंने इस बातों को माइंड नहीं किया कौन आदमी क्या कह रहा है। तो जैसे राजनीति में आपको तो 10 को हो चुके हैं, तो आप किस नेता से ज्यादा प्रभावित हुए आज तक? लिटरली माई मेंटर इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बाकी तो सीखने को तो हर एक नेता से सीखने को मिलता है। और आप जब पढ़ते हैं उनकी बायोग्राफीज को पढ़ते हैं तो काफ़ी आपको विचार आपके अपने राजनीतिक, कैसे राजनीति चलनी चाहिए, किस हिसाब से चलनी चाहिए और किस हिसाब से लोगों की सेवा करने के लिए और एक डेवलपमेंट के ओरिएंटेशन के लिए आपको एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है। आज के दिन में जब मैं राजनीति में आया, और आज के दिन में भी एक विधायक के लिए एक प्रशासनिक अधिकारियों से काम लेके डेवलपमेंट करना, इट्स अ टफेस्ट जॉब। सबसे ज़्यादा टफ जॉब यही होती है कि किस हिसाब से आप फंड्स लेके आते हैं, उसके बाद लोगों को प्रोग्रेस नहीं दिखा जाते या कुछ है। तो हमने सभी लोगों का सम्मान किया। मैंने कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने अभी किसी भी अपने कार्यकर्ता को या कोई जनता का आदमी व्यवसाय हो, मैंने किसी को निराश किया हो। तो उस दौरान की राजनीति में और आज की राजनीति में तो काफी बदलाव हुआ है। हाँ, ऐसा बदलाव महसूस करते हैं? ऐसे है कि हमारे राजनीति में आने से पहले राजनीति बहुत अच्छी थी और आहिस्ता आहिस्ता इस राजनीति के अंदर जो एक गिरावट आई है। और जब आप मेंशन कर रहे थे जो मर्जी जो बयान दे देता है, कुछ कर देता है, हाँ, तो कोई मर्यादा को काफ़ी लोग लांघते हैं एक्चुअली, और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है एक्चुअली, और उस मर्यादा व्यक्ति को नहीं लांघनी चाहिए, ये मेरा मत है। जैसे अगर हम रोहतक की बात करें तो पहले जैसे भजनलाल जी, देवीलाल जी, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनका पूरा दबदबा रहा है यहाँ पे। सारी जो प्रदेश की राजनीति थी वो रोहतक से ही तय होती थी। अब उस विरासत को लेकर नहीं, ज़्यादा राजनीति तो ये ठीक है कि जनता पार्टी के टाइम या INLD के टाइम में काफ़ी सीटें, कभी से राजनीतिक राजधानी कहा जाता है रोहतक, क्योंकि रोहतक जो है राजधानी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल सोच के और पार्टी में लोग ज़्यादा थे और हर एक पार्टी का यहाँ पर हेड ऑफिस था। कांग्रेस का तो नहीं रहा, पर
INLD ने और चौधरी देवीलाल ने अपनी राजनीति रोहतक से शुरू की। हालांकि वो सर साहब से उनको राजनीति वो नहीं चला पाए, तो उनको रोहतक ही गढ़ मिला इस बात के लिए। हाँ, और रोहतक वालों ने उनको वापस भेज दिया। रोहतक वाले ने वापस भेजा। तो इतनी लंबी राजनीति में बत्रा जी कोई ऐसा समय भी आया जो आपको लगा हो कि यार छोड़ दो ना, मैं राजनीति करनी नहीं है? ये कठिन सवाल है और कभी भी होता है ऐसा। नहीं, ऐसे कि जो राजनीति है वो इतनी आसान नहीं है और इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आप जिस फील्ड में आ गए, इस फील्ड के बाद उसके बाद करेंगे क्या? बात तो ये भी साथ में आती है ना इस बात की स्पष्टता। बात ये है कि अब एक बार विधायक बन गए, उसके बाद दोबारा तो नौकरी करने से रहे, दोबारा वकालत करने से रहे, फिर एक बन जाता है, उस सिस्टम में बन जाता है। और प्रत्येक काम के लिए दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हर एक चीज़ एक टफ होती है, जहाँ नौकरी करनी टफ होती है, जैसे आपको पत्रकारिता टफ लगती है, इसी तरह विधायक की ड्यूटीज भी करने में कठिनाई तो आती है। आया कभी ऐसा कोई वाक्य हो, अगर आपको याद हो, तो जब राजनीति ऐसा सोचा हो कि नहीं, इसमें पहला चुनाव तो आराम से जीत गए और फिर दूसरा चुनाव उम्मीद नहीं थे, हार गए। हाँ। फिर उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि चुनाव तो भी लड़ना है, चाहे कुछ है। माइंड बना लिया कि अगला चुनाव भी लड़ेंगे। उसी तरह अगला चुनाव भी जीता गया और फिर अगला चुनाव भी जीता गया। तो जैसे रोहतक की जो सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती उस टाइम क्या थी, क्या वो अब भी ऐसे है या अभी कुछ बदलाव जो रोहतक की जनता की जो समस्याएं हैं या राजनीतिक चुनौती तौर पे आज क्या बदलाव देख रहे हैं आप? मनोज जी, ऐसे कि आपने 95 का रोहतक नहीं देखा है, उससे पहले का रोहतक नहीं देखा। आज के युवा ने भी उस रोहतक को नहीं देखा है। युवा का, मैं आज से 30 साल पहले पुराने की बात कर रहा हूँ, इसमें रोहतक कोई 12 सिटी नहीं था। अगर रोहतक में तरक्की आई, रोहतक में अगर प्रोग्रेस हुई, सारे हरियाणा में प्रोग्रेस हुई 2005 से 14 तक, पर रोहतक क्योंकि मुख्यमंत्री रोहतक से थे तो हमारा हक भी बनता था कि 19 सीट का फर्क तो होना चाहिए। तो आज रोहतक का जो परिदृश्य हम देखते हैं, उसकी देन कांग्रेस सरकार है, उसकी देन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल है। आज हम रोहतक में फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, आज एजुकेशन सिटी के बारे में बात करते हैं। आज कोई भी, मेरे को याद है कि मैं 99 के अंदर गुड़गांव में गया था। मैं वहाँ के उपायुक्त को मिला तो मैंने देखा गुड़गांव में जितने फ्लैट्स बन रहे हैं, कुछ है। मैंने उनसे सवाल किया इस बात के लिए कि उन्होंने खुद कहते मुझे जी इतना बन रहा है। कहता मैं भी हैरान हूँ कि यहाँ इन डब्बों में आगे रहेगा कौन। आप देखो कि आज गुड़गांव कितना आगे निकल गया है, सब कुछ निकल गया है। गुड़गांव हरियाणा का सबसे अच्छा शहर है, मिलेनियम सिटी है। प्रॉब्लम उसके अंदर भी है, पर रोहतक की डेवलपमेंट की अगर बात करें, रोहतक को एक सिस्टमेटिक सिटी बनाने की बात करें, तो वो आज हमें महसूस होता है कि आपका 4 लेन 6 लेन पेरीफेरी से आपका रोहतक कवर्ड है। आपकी रोहतक के अंदर सब जगह जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर फ्लाईओवर्स बने, रोहतक में सड़कें अच्छी बनी, हेल्थ यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी, MDU का स्टेटस बढ़ा, एक एजुकेशन सिटी के नाम से आया, यहाँ पर अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम बना। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट्स यहाँ पर आई, अब जिसका नाम पंडित सुपवा है और पंडित दादा लक्ष्मी चंद के नाम से उस यूनिवर्सिटी को इस टाइम जाना चाहता है। और रोहतक की PTC रोहतक के अंदर आई, हमारा ITI या पुराना जो जगह थी उसको होके नई जगह हमने शिफ्ट की उस बात के लिए, और पानी की समस्या का समाधान हुआ, सड़कें अच्छी बनी। और आज भी अगर आप देखें तो सब जगह
जो कनेक्टिंग रोड बनाई हुई है वो रोहतक के अच्छे डेवलपमेंट के प्लान से बनाई हुई है, पर उसमें कुछ काफ़ी खामियां हैं कि सारा जो प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं उन्होंने उसका मिसयूज़ करके, और सरकार की निष्क्रियता है कि जहाँ पर है, और ये भी एक किस्से में ड्रॉबैक है। पर फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आना, उसका आहिस्ता आहिस्ता अगले आने वाले सालों में बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एंड रोहतक विल बिकम ए वेरी गुड सिटी। हमने तो सोचा था अपने टाइम में 10 राज किया कि हम रोहतक को गुड़गांव के मुकाबले में लेके आएंगे, हमें बहुत प्रयत्न किया, ये कुछ है। सरकार चेंज होगी तो सरकार के साथ तो शहर का भविष्य भी चेंज हो जाता है। एक बड़ा सवाल ना हम ये भी करना चाह रहे हैं आपसे, ये विचार करने की लायक बात है कि जो आजकल जो राजनीतिक जो बयानबाजी है ना, उनका स्तर ना काफी गिर चुका है। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, कुछ नेताओं ने अलग अलग बयानबाजी दी है, समाज विरोध भी है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं आप? प्रत्येक व्यक्ति के पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के करेक्टर पे निर्भर करता है। अब आप दूर को जाते हैं, अब तो प्रधानमंत्री भी पता नहीं क्या भाषा बोल देते हैं, कई बार सभी भाषा तो कोई किसी का कंट्रोल है ही नहीं, किसी बात के लिए किसी बात के लिए। एक मर्यादा होनी चाहिए, चाहे कुछ है, विपक्ष में भी मर्यादा होनी चाहिए और सत्ता पक्ष में मर्यादा होनी चाहिए। पहले के जो नेता थे उनकी बयानबाजी, उनका जो जनता से जुड़ाव था वो कुछ अलग तरह का था। उनमें एक सहन शक्ति थी, उनमें एक देशभाव। आज के नेताओं में वो नहीं है। एक्चुअली काफ़ी गिरावट का स्तर आ चुका है और उसके लिए हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है। स्तर तो आ चुका है, वो क्यों आया है? ऐसा क्या कारण है कि ये सिर्फ चर्चा में रहने के लिए बयानबाजी की जाती है, या पार्टी की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं? नहीं, पार्टी, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं कहती इस तरह के गलत सही बयान देने के लिए। ये तो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, पर अच्छे राजनीतिक को हमेशा ही मर्यादित बयान देने चाहिए, ना कि किसी को डाउनग्रेड करने के लिए, किसी को कटाक्ष करने के लिए, उस करने के लिए। उस मामले में पॉलिटिशियंस का सतर बहुत गिर चुका है। जो अभी हम अगर अगला सवाल पूछे तो, क्योंकि आप तो रोहतक से ही काफ़ी समय से चुनाव जीतते भी आए हैं, 90 के दशक में रोहतक में आपने देखा काफ़ी धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते थे, तो उस समय को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह याद करते हैं? नहीं, राजनीतिक राजधानी जरूर था, और रोहतक के डेवलपमेंट के बारे में किसी ने सोचा। रोहतक के डेवलपमेंट की सोच अगर आई तो जब रोहतक का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2000 आपका कहना है कि 2005 के बाद, 2005 में भी, और उसके बाद साथ में इस रोहतक की को कायाकल्प करने में, इसकी एक अच्छी सिस्टमेटिक इसकी डेवलपमेंट के लिए सब कुछ में मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी उतना रोल है। तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में किस रणनीति के साथ उतरने वाली है? मुद्दे तो बहुत सारे चले हुए हैं। कुछ सरकार तो इस बार भी कांग्रेस की आनी थी, बट बात यह है कि कहीं पर जात पात का, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता था, और जो बात आज के दिन में परिवर्तन की बात है, ये कुछ है कि पहले धर्म पे राजनीति नहीं होती थी। पहले धर्म पे राजनीति नहीं होती थी और उसको अच्छा नहीं माना जाता था। और पहले टाइम में एक मुद्दों पे हर एक चीज़ आगे बढ़ती थी एक्चुअली। उस राजनीति में एक डेवलपमेंट में की एक सब तरह की भावना होती थी। और आज के दिन में लोगों की बातें सुने तो, जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता उस बात के लिए, कि जनरल पब्लिक भी कोई अच्छा इम्प्रेशन पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं, वो हमारे जैसे लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण गिना जाता है। मतलब जो जनता पॉलिटिशियंस के बारे में अच्छी राय नहीं रखती है। असल में इतना चेंज हो चुका है मनोज जी कि बहुत सारे नेताओं का जो वो है ना, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। इसके लिए जहाँ नेता रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है उस बात के लिए पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है,
प्रदेश की डेवलपमेंट ना होना, युवा का ठीक डायरेक्शन में ना चलना, हमारा स्टेट एक नशे की चपेट में आना, और एक और बड़ी बात जरूर है कि प्रत्येक नागरिक की सहन शक्ति, सेंस ऑफ टॉलरेंस जो है वो भी कम होती जा रही है। उसके लिए किसी हद तक हमारा सामाजिक वातावरण उसमें जिस तरह का बदलाव आ रहा है वो भी भविष्य के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सद्भाव यात्रा खासी चर्चा में है बृजेंद्र सिंह की, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी चर्चा की बात नहीं है। ठीक है, चर्चा की तो बात है, उसमें वो जैसे महेंद्रगढ़ में थे, वो कह रहे हैं कि हर एक गुट शामिल हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, तो वो गुटबाजी कहाँ तक है? गुटबाजी तो हर एक पार्टी में होती है, भारतीय जनता पार्टी में क्या गुटबाजी नहीं है। हम मानते हैं कि हमारा गुटबाजी से कुछ है, कहीं कमी है। नहीं, गुटबाजी से हमारा नुकसान भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर फिर भी एक कांग्रेस विचारधारा के साथ सबको जुड़ना चाहिए, मैं कहूँगा। और जहाँ तक आपने बृजेंद्र सिंह की वो यात्रा के लिए कहा, भी 2 बार आ चुके हैं बृजेंद्र, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस की विचारधारा की बात करते हैं, उसमें कोई, उन्होंने कभी किसी नेता या कोई ऐसी बात तो नहीं की है। वो तो हमेशा ही उन्होंने यही कहा है कि इस देश का, और आपने चौधरी बृजेंद्र सिंह के बयान जो भाजपा के बारे में सुने हैं वो आप सुन ही सकते हैं कि कैसे कैसे वो बयान देते हैं, किस बात के लिए कुछ है। तो वो तो कई बार ऐसे लगता है कि उन्होंने 10 साल वहाँ बिता कैसे दिए। तो यात्रा में फिर वो जो यात्रा में एक पक्ष क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? एक पक्ष नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट ए पार्टी प्रोग्राम। फर्स्टली दिस इज बिकॉज नॉट ए पार्टी प्रोग्राम, और इट वॉज नॉट ए पार्टी प्रोग्राम। ये ठीक है कि जब अध्यक्ष का नॉमिनेशन हुआ, अध्यक्ष जब बना गया, गठन हुआ, सब कुछ है, उससे पहले उन्होंने इस प्रोग्राम को अनाउंस किया था। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, पहले प्रोग्राम है उनका, जिसने साथ में ज्वाइन करना है कर लो, जिसने ना करना हो। पार्टी का वो उन्होंने कह दिया कि दिस इज़ नॉट, इवन बीके हरिप्रसाद जी ने कहा कि ये पार्टी की सद्भाव यात्रा नहीं है। अगर वो बृजेंद्र सिंह और उनके बेटे निकाल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है, जिस नेता को ज्वाइन करना है कर ले, जिसको नहीं करना है ऐसी, हमारे को तो ऐसी बात महसूस होती नहीं है। अच्छा, इसमें आपको कोई नहीं, वो भी कांग्रेस की बात ही करते हैं, ऐसी बात थोड़ा कोई वहाँ पर कोई पार्टी में कोई बिखराव की बात थोड़ा करते हैं। वो दूसरे दल तो इसको मुद्दा बनाते हैं ना, वो बात जनता के बीच में भी जाती है। दूसरे दल के मुद्दा की बात नहीं है, एक्चुअली बात यह है कि भाई प्रॉक्सी और कुछ होचे हथकट्टे और धर्म की आड़ लेके और पैसे के जोर के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है, और ये बात ज़्यादा नहीं चलने वाली है इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकार को आप देखोगे जिसने हरियाणा प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है। 2014 के अंदर इस प्रांत के ऊपर सिर्फ 72,000 करोड़ कर्जा था, और आज के दिन में 4,27,000 करोड़ का कर्जा इसके ऊपर है। क्या स्पेशल डेवलपमेंट की, यानी कोई नया मेडिकल कॉलेज आया हो, कोई नई यूनिवर्सिटी आई हो, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आया भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या रोड्स एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसका सड़कों का थोड़ा सा आया है जिसका हमें रिलीफ मिलता है। जो बात ठीक है, ठीक कहनी चाहिए। और बाकी हरियाणा के डेवलपमेंट के बारे में बता दें कि कहाँ पर कौन सी उन्होंने तरक्की की बात की है, और इतना कर्जे पे डुबो दिया। रेवेन्यू डेफिसिट इतना ज़बरदस्त आता है, इस बात को ये कंट्रोल नहीं कर रहे। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, मुख्यमंत्री के जलसे होते हैं, दुनिया भर के पैसे खर्च होते हैं, पब्लिक मनी खर्च हो रही है। वैसे सरकार जो योजनाएं चला रही है वो दावा भी करती है, ये किसान हितैषी योजनाएं हैं, लाडो लक्ष्मी योजना होगी। नहीं, लाडो लक्ष्मी योजना तो इससे इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों को प्रलोभन देने की बात थी, और ये यहाँ तक बात नहीं है। ये बात जो है ना गलत ट्रेंड तक, अगर मैं इंडिपेंडेंटली नॉट विद द पॉलिटिकल पार्टी बात करूँ तो ये जो
पैसे और ये पैसे दे के और रिलीफ देने की बात है या कुछ पैसे वोटरों को देने पर रोक देने की बात है, ये व्यवस्था हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। बिहार का चुनाव देख लीजिए आप, इवन कोड ऑफ कंडक्ट को लागू होने के बाद भी लोगों के अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपया डिपॉजिट आता रहा है। इसी तरह ये अगर स्कीम की बात करो, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक महिला को मिलेगा। बाद में इन्होंने कर दिया कि जिसकी 1 लाख की आमदन है उसमें है, क्योंकि सरकार के पास पैसे तो है नहीं देने के लिए। पर ऐसी स्कीमें जो पैसे ट्रांसफ़र और इलेक्शन से पहले फ्री वाइज जो कहते हैं, जिसको कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। सीधी बात, आप किसी का डेवलपमेंट करो, सब कुछ करो। एक देश है, देश में बात करते हैं हम इस बात के लिए कि प्राइम मिनिस्टर बड़े जोश से ये कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को राशन दे रहा हूँ, परिवारों को राशन दे रहा हूँ, नहीं 80 करोड़ जनता को राशन दे रहा हूँ, जहाँ पर आपकी एक करोड़ अपना 140 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। तो आप कहाँ से आप नेशन की बात करते हैं, कहाँ से आप प्रोग्रेस की बात करते हैं? इसलिए तो सभी को पैरासाइट बना के उस बात के लिए इलेक्शन के उसमें सबको फ्री राशन देते जाओ, सरकार चलाते जाओ। नहीं, मेरा पूछने का तो सिर्फ ये मतलब था, ये पूछना चाह रहा था कि सरकार की कुछ स्कीमें अच्छी भी होती होंगी, कुछ बुरी भी होती होंगी। आप बता दीजिए कौन सी स्कीम अच्छी है? घोटालों की सरकार है। कौन सा घोटाला इस सरकार में नहीं हुआ बोलो? शराब घोटाला इसमें देख लो, खनन घोटाला इसमें देख लो, आप यूपीएससी के सेक्रेटरी के और उनके वहाँ पर पैसे पकड़े जाते हैं, करोड़ों रुपए पैसे पकड़े जाते हैं। पेपर लीक होते हैं, वर्किंग में मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, सब कुछ है। और आप देखिए कि कोई नया खेल परिसर बना हो, आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, इन्होंने कर दिया कि हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जब ये बनेंगे, कब बनेंगे, ये कोई कंसेप्ट अच्छा नहीं है इस बात के लिए। ये मेरी पर्सनल कन्विक्शन है इसमें कि सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है। डिफरेंट 4-4, 5-5 जिलों के बाद एक बड़े लेवल पे, पीजीआई के लेवल पे, रोहतक पीजीआई लेवल के टाइप के हॉस्पिटल बनने चाहिए जहाँ पर लोगों को सहूलियत मिले या कुछ है। हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना के पहले आप आज अखबार में आप पढ़ रहे थे, आपकी न्यूज़पेपर में था कि 40% पोस्ट जो है पीजीआई स्कीम में खाली पड़ी है। वो कैसे मेडिकल कॉलेज बनाने का क्या फ़ायदा आपका? अगर आपके पास पैसे में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और आप उसमें बात करते हैं। आपने सारे प्रांत को कर्ज़ों में डुबो दिया, आपको किसी अर्निंग करके कहीं पर। और रिश्वत का जहाँ बोल चल रहा है कि जहाँ पर एक आदमी, मैं ये नहीं कहता कि पहले रिश्वत या भ्रष्टाचार नहीं था, पर यह कि जहाँ पर एक व्यक्ति जाता था, वो किसी को 500 रुपये भी देता था, अपना काम करवा के जाता था, आज उसी के लिए उसको 5,000 देने पड़ते हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार का मतलब कहने का मतलब आप किसी ऑफिस में जाके कोई फाइल छपवा के दिखा दीजिए, भ्रष्टाचार का रेट बढ़ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भ्रष्टाचार कांग्रेस में भी था, पहले सरकारों में नहीं, कांग्रेस में पहली सरकारों में लगा लो। मतलब वो उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि प्रत्येक सीट पर अगर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार था तो नॉमिनल था, और उसमें ये था कि काम लोगों के होते थे, ऐसी कोई उनको कठिनाई नहीं आती है। आज बिना पैसे के कोई भी फाइल एक स्टेप से लेके दूसरे स्टेप तक नहीं जाती है किसी हालत में। बहुत बुरा जनता को तंग करने के लिए कभी प्रॉपर्टी आईडी का कंसेप्ट है, कभी परिवार पहचान पत्र का कंसेप्ट है, कभी पेंशन के लिए, आज वोट लेने के लिए बीपीएल कार्ड की संख्या बढ़ा दी। और पिछले दिनों क्या था कि जिन्होंने गलत पेंशन ली हुई थी उनकी तो रिकवरी शुरू कर दी। उनका रिकवरी तो उन्हें पेंशन नहीं मिल सकती, पुरानी रिकवरी नहीं दोगे। और आपने किस कैपेसिटी में 10 लाख बीपीएल कार्ड बढ़ा दिए, अब वो काट रहे हो आप उस बात के लिए काट रहे हो। कैसे बने, किस हिसाब से बने? इसका मतलब कि आपने वोट के लिए प्रलोभन दिया, इसलिए हुआ। बिहार के अंदर भी यही हुआ। आगे भी लाडो स्कीम भी उसी का एक रिजल्ट है। पर लाडो स्कीम में ये था कि हम इसको कहते हैं कि आपने तो प्रत्येक नारी के लिए कहा था, यहाँ आपने 1 लाख की लिमिट फिक्स कर दी। आपने क्या 2 लाख 1,70,000 या कुछ फिगर है, कितनी में कोई याद नहीं है, इतनी सिर्फ
एप्लीकेंट सामने आए हैं, क्योंकि उस स्लैब के अंदर ये कुछ है। हरियाणा में भी यही हाल है कि मैक्सिमम लोगों को ये बीपीएल के कार्ड में राशन दे दो और तरक्की मत करो। डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, यूथ को एक डायरेक्शन चाहिए, हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर आना चाहिए, इंडस्ट्री में आगे आगे जो इंडस्ट्रियल सेटअप बना टोटल का टोटल, कोई नया इंडस्ट्री एरिया आज नया कटा हो, कोई डेवलप हुआ तब बात। आज रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, इन्होंने ऑक्शन का सिस्टम शुरू कर दिया। क्या आप साधारण आदमी जाके मकान ले सकता है? बताइए। पहले साधारण आदमी अपने एक मिनिमम प्राइस में अपने पैसे भर के, और एक तमन्ना होती थी। मेरे सामने ये भाई बैठे हैं, अगर ये एप्लीकेशन का इनकी भी लॉटरी निकल आती थी, इनको भी एक बड़ी खुशी होती थी कि मेरे को आज 2 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में, जो भी उसकी कीमत हो, 10 लाख में, 20 लाख में मेरे को मकान मिल गया। अब तो मकान का ड्रीम ही खत्म हो गया। वही हर एक बची इंडस्ट्रियल HSADC किस लिए बनी है? ना कि ऑक्शन के लिए, तो कि सबको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है। यहाँ तो हर एक चीज़ के लिए कर दिया, लोगों को जीना दूर। इसीलिए इस सरकार की पॉलिसियाँ गलत हैं। इसी वजह से ये जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन कच्ची कॉलोनियाँ कट रहे हैं, इसमें लोगों को बहुत भुगतना पड़ेगा। और लोगों को अब गाँव से शहर की तरफ लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उनको रहने की जगह नहीं है। रहने की जगह नहीं है तो अनऑथराइज कॉलोनी अल्टीमेटली स्लम में कन्वर्ट होगी। वहाँ पर ना कोई सीवरेज की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई हवा की है, ना कोई बिजली की बात है, ना कोई सड़कों की बात है। तो वो सेटअप कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली वो स्लम कॉलोनीज बनेंगी, ये कुछ बात नहीं है। तो सरकार को इन चीज़ों से ध्यान देना चाहिए, और बल्कि गांव तक ही इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ बनाएं कि लोग गांव से शिफ्ट करने, नौकरी करने ज़रूर आ जाएं शहर में, अपने बिजनेस के लिए सब कुछ है, पर ये है कि रहने के लिए यहाँ पर आए। तो अगर गांव के अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी तो लोग गांव में रहना पसंद करेंगे। अच्छा, आजकल एक SIR बड़ी चर्चा में है। SIR पे एक बार दिस इज स्पेशल, हाँ, उसका डायरेक्शन का इंटेंसिव इन्होंने ये किया है SIR। ऐसे है कि सबसे बड़ी बात यह है कि SIR में कि पहले तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बल्क में ये मकान नंबर 0 मकान नंबर कंसेप्ट कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? बड़ी अजीब सी बात लगती है इसमें। तुम इलेक्शन कमीशन बैठ के इसको रूटीन में 5 साल में इस रिवीजन क्यों नहीं करते? आप डबल वोट को क्यों नहीं काटते? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात के लिए? इलेक्शन टाइम में आपको स्पेशल इंसेंटिव ये जो अपना स्कीम है वो ज़्यादा जाती है। इतने सालों में आपने इसको रिवाइज क्यों नहीं किया? कुछ नहीं किया इस बात के लिए। और जेनमन जो, और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि साथ में इन्होंने सीजनेट को साथ में जोड़ दिया। तो ये काफ़ी मुद्दे हैं इसमें। SIR का जो ठीक सदुपयोग होना चाहिए, ना कि इसका दुर्मर्जी है कि सदुपयोग कैसे होना चाहिए? सदुपयोग है कि आप वोट इंक्लूजन की बात करते हैं, वोट डिलीशन की बात करते हैं। देयर शुड बी प्रॉपर नोटिस। कोई मांगना आता है कितने वोट आपने बनाए हैं, कितने वाटे हैं, दे के राजी नहीं है। आखिरी दिनों में वेबसाइट के ऊपर अपना लिस्ट डाल देंगे, उन दिनों में किसी को पता ही नहीं होगा मेरा वोट कट गया, मेरा वोट बना हुआ है। और इतना सब कुछ करते हैं। अगर इतनी मिलते थे आधार के साथ इसको लिंक कर दे ना, वोटर लिस्ट को, हाँ, आधार के साथ लिंक कर दो, सब कुछ एवरीथिंग विल बी क्लियर। कोई बोगस वोट की बात नहीं रहेगी, कोई और बात नहीं। एक सीरियस मुद्दा है SIR का। ये इसका पॉलिटिकली मिसयूज हो रहा है एक्चुअली, कि जिसका वोट काटना है उसका वोट काट। इसका मतलब भी कोई आपको नजर नहीं आ रहा कि इसका कोई फायदा नहीं नजर आएगा। हमको इस बात के लिए लड़ाई बढ़ रही है। जितने एलिगेशन इसमें आज तक इलेक्शन कमीशन को ऊपर इतने एलिगेशन नहीं लगे जितने इस बार एलिगेशन उस बात के लिए लगे हैं। SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन जो है वो इंटेंसिव रिवीजन ये होना चाहिए, पर एक तरीके के हिसाब से, टाइम स्पेन के हिसाब से, हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे के इस बात के लिए
आपने देखा, अगर राहुल गांधी जी ने देखा, राय कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक ब्राज़ीलियन लड़की की फ़ोटो इस्तेमाल करके 21 जगह वोट बना हुआ है। कहाँ का प्रचलन होता है। बाद में तो वो जिनका वो वोट दिया था वो मने भी तो कर दी थी उन्होंने किन्होंने कि वो वोट तो हमारे ही हैं। तो कई सारे परिवार भी सामने आए थे कि हम इकट्ठा एक इस मकान नंबर ना में ना हम ना इतने वो रहते हैं। नहीं, उस मकान में उसी लेडी का ही फोटो आना था क्या। अब तो बड़ी अजीब सी बात करते हैं वो। बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने इस बात के लिए। बाद में डिनाइल की बात क्या होगी। बल्कि एक आदमी के 100 फोटो एक एक व्यक्ति के लगे हुए थे प्रिंटिंग ढंग से। BLOs की जो कर्तव्य होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन टोटल सिस्टम में नाकामयाब है। असलियत तो ये है इस बात की, मेरा वोट होना या ना होना, मैं रोहतक के अंदर भी डबल वोट दिखा देता हूँ आपको। रोहतक के अंदर एक घर के अंदर 50% वोट दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल उन्होंने सारे के ठीक किए इसमें। इसका प्रॉपरली किसी के साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए और गलत वोट नहीं बननी चाहिए। इस बात के लिए प्रजातंत्र को जीवित रखना है तो इस तरह करो, प्रजातंत्र को नहीं रखना तो ये एक ट्रेंड चल चुका है। और आप आज तो 10,000 रुपये बिहार में हर एक महिला को दे दिए और इस हार में आगे चुनाव आएगा पार्लियामेंट का तो सारे हिंदुस्तान की महिलाओं को पहले पैसे दे देंगे। भाई मनोज जी, 10,000 रुपये जिस लेडी की जेब में आ जाएंगे, छोड़ जाएगी वो मेरे को टाइम पे राशन मिला नहीं मिला, मेरा प्रॉपर्टी ID था नहीं था, मेरे साथ क्या ज्यादती हुई, मेरी सड़क है कि नहीं है, बस वो आप समझो इस बात को। मेरे को कहने की जरूरत है 10,000 इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो सब चीज़ को सरपास कर देते हैं इस बात के लिए। क्यों दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात के लिए 10,000 रुपये प्रत्येक महिला को वहाँ पर मिलेगा। 1,71,00,000 वोटरों को इन्होंने, उस महिलाओं को बिहार के अंदर पैसे दे दिए, वोट खरीदेंगे और क्या है। तो इससे ज़्यादा इसका नाम तो हम वोट चोरी कह सकते हैं इस बात के लिए। क्यों नहीं कह सकते वोट चोरी, किस बात के लिए वोट चोरी नहीं है इस बात के लिए। और यहाँ पर क्या सबसे बड़ी बात है कि आप समाज को जातिवाद से बांटते हैं। आप समाज के जो डाटा सरकार कलेक्ट नहीं कर सकती, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आज भी विद कनेक्शन कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो इस समय परिवार पहचान पत्र है वो सिस्टम लीगली वैलिड नहीं है। आप परिवार पहचान पत्र में किसी की कास्ट नहीं पूछ सकते, आप मेरी इनकम नहीं पूछ सकते। व्हाट राइट, मैं क्या कमाता हूँ क्या नहीं कमाता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है। लॉ बना हुआ इनकम टैक्स में से पूछ लेगा इस बात के लिए कि मैं कितने पैसे देते। वाई शुड डिक्लेयर प्रॉपर्टी, परिवार पहचान पत्र के अंदर मैं इतने किले का मालिक हूँ, मैं क्यों डिक्लेयर करूँ इस बात के लिए। क्या उसकी बाइंडिंग है, क्या बाइंडिंग है। ठीक है, तुमने किसी बेनिफिशरी को के लिए उसको परिवार पहचान पत्र को बनाना है तो यू कैन कैटेगराइज वो बेनिफिशरी। वैसे ही आप उनका सर्टिफिकेट बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, आप लिखते हैं कि उसके लिए तो लिमिटेड पर्पज़ के लिए यूज़ तो हो सकता है। पर जो इन्फॉर्मेशन परिवार पहचान पत्र देने के लिए कि घर में कितनी नौकरी हैं, कौन कहाँ करता है कौन नहीं करता, ये तो एक सीधी सोची समझी चाल थी कि सारे रिकॉर्ड को कैसे इकट्ठा किया जाए और इस इकट्ठे में इलेक्शन के टाइम में सब पे फ़ोन करके कि इस पे पता लग जाए कि इस गांव के अंदर इतने इस बिरादरी के लोग रहते हैं, इतने इस बिरादरी के लोग होते हैं। व्हाट इज दिस इज यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट और आप डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं इस बात के लिए। क्योंकि आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में की है, आपके पिटारे से वो सब कुछ निकल आएगा। आपको पता लगेगा कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको अप्रोच कर देंगे, सरकारी मुलाजिम है, हमारे को वोट थे, उसको अप्रोच कर लेंगे, हर एक आदमी को अप्रोच कर लेंगे। दिस शुड नॉट बी द सिस्टम एक्चुअली। उसका हरियाणा के अंदर परिवार पहचान पत्र का इस इलेक्शन के अंदर मिसयूज हुआ है। हरियाणा के अंदर इस चुनाव के अंदर जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए। जातिवाद एक बहुत बड़ा ग्रहण है और हम जहाँ पर जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं। हर एक चीज़ जातिवाद के हिसाब से देखी जाती है। पर्टिकुलर कभी एक कौम और 35 कौमों का नारा लग जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात हो जाती है, कभी दलित और बिना दलित की बात हो जाती है। इससे हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो ठीक दिशा पे नहीं जा रही है। अच्छा, अभी आप जैसे रोहतक के विधायक हैं, प्रदेश में सरकार भाजपा की है,
कभी आपको महसूस हुआ ऐसा कि रोहतक के विकास कार्यों में कोई राजनीतिक बाधा आई हो? नहीं, राजनीतिक बाधा है कि जो आपने कोई प्लान दिया हो या नहीं, जो शेयर के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए वो पैसे नहीं मिलते। रोहतक के साथ भेदभाव किया जाता है। कैसे पानी की समस्या की बात कर रहे थे। हम 2014 में हमने जहाँ पर सरकार छोड़ी उस टाइम यहाँ पर 3 मेन वाटर वर्क्स थे। 10 सालों के अंदर इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ पर चौथा वाटर वर्क्स आना चाहिए। मैंने डिमांड की कि यहाँ पानी का रिजर्वायर होना चाहिए बहुत बड़ा, कम से कम पानी स्टॉक हो गए लोगों को पानी का। हमारे रोहतक में तो इतनी दुविधा है कि पानी पीने को नहीं मिलता है तो गंदा पानी मिलता है, सीवेज के साथ से ओवरफ्लो रहते हैं, सफाई गंदगियों के ढेर रहते हैं, और सारा रोहतक को इन्होंने प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम सारे के सारे लोगों के साथ उस बात के लिए की हुई है। ये इसको आप प्रशासनिक कमी की तरह देखते हैं या राजनीतिक स्तर पर देखते हैं? राजनीति में ये है कि जो पैसे डेवलपमेंट के लिए 10 साल के अंदर रोहतक में कौन सा प्रोजेक्ट नया ये सरकार लेके आई, वो क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि हम विपक्ष है। कोई बात ही, हम विपक्ष है। आज मैं एग्जाम्पल दे रहा था, पिछले दिन मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो ये स्टेडियम देखो, 112 एकड़ के अंदर हमने स्टेडियम बनाया। स्टेडियम में देखो, स्टेडियम में 10 साल में क्या पैसे दिए आपने? सारे जगह साहब ने हमने खस्ताल रख दिया। सारे स्टेट के अंदर स्टेडियम का यही हाल है। कभी खान का घोटाला है, कभी डाडम का घोटाला है, कभी धान घोटाला है, कभी शराब घोटाला है, कभी इनके और डिफरेंट टाइप के हर एक चीज़ में रिश्वत का बोलबाला है। तो घोटाले तो गिटाने लगे तो पता नहीं कितने घोटाले निकल जाए। अब जैसे यहाँ पे हेल्थ यूनिवर्सिटी है, शिक्षण संस्थान के विस्तार की बातें तो काफ़ी दिन से हो रही, काफ़ी वर्षों से हो रही। जो विस्तार हुआ हमारे समय में हुआ। इससे पीजे को हमने इसको बड़ा स्टेटस बनाने की कोशिश की कि हमने पीजे को हेल्थ एमडी यूनिवर्सिटी का स्टेटस बढ़ाया, तो हमारे टाइम में इसका स्टेटस बढ़ा। आज एमडी यूनिवर्सिटी ग्रीन यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है। हम लेते हैं श्रेय कि ये सब कुछ हमारे टाइम में, इनके टाइम में एमडी यूनिवर्सिटी में कौन सी नई चीज़ आई है, कौन सी बात है। एक को सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात है, वही 10 साल से नहीं बन रहा इनसे। तो पैसे इनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो हर एक जिले को है, ये कुछ है। करनाल में तो प्रॉब्लम्स नहीं आती। रोहतक में प्रॉब्लम क्यों है? रोहतक की सड़कें क्यों नहीं ठीक है? करनाल की सड़कें तो सारी ठीक है। वहाँ एसटीबी भी काम करते हैं, वहाँ सफाई भी काम से होती है, वहाँ पर पानी का भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सफाई की भी दिक्कत नहीं है, रोड्स की भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सारा का सारा इन सभी प्रॉब्लम्स का भंडार लगा हुआ है हमारे यहाँ इसका। तो इन बातों के लिए जो प्रॉपर फंडिंग होनी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी लोकल बॉडीज़ अपने फंड से कभी नहीं चला करती। उसके लिए ग्रांट्स और सरकार से फंडिंग चाहिए होती है। और जो फंडिंग बाकी जगह तो दे देते हैं, और हमारे यहाँ फंडिंग रोहतक में नहीं देते। इसका कारण सिर्फ राजनीतिक? निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि एक स्टेडियम 112 एकड़ में बना और 10 साल में कोई पैसे ही उसके ऊपर खर्च ना कर रहे थे, इससे ज़्यादा राजनीतिक भेदभाव क्या होगा इस बात के लिए कि कोई स्पेशल ग्रांट दिखा दो। पिछली बार मेयर इनका रहा, आज मेयर इनका है, विधायक नहीं है ना। बाकी सरकार तो तुम्हारी है, और नीचे वाली सरकार भी तुम्हारी है। रोहतक की सड़कें क्यों नहीं साफ रहती? क्यों नहीं इसका इंक्रोचमेंट का क्यों बुरा हाल है? कुछ है, कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हो आप आज के दिन में? अगर मुद्दा एक को तो बताएं, सरकार तो प्रदेश तो मुद्दों से घिरा हुआ है। कहाँ बेचारे यूथ की सवाल लो तो बेचारा यूथ, अब कोई को सोचने की बात यह है कि अब यूथ बाहर जाता है, कोई अमेरिका में गए, कोई बाहर कंट्री में, यूरोप में, मजदूरी में जाता है बेचारा, अपनी ज़मीन बेच के जाता है, सब कुछ है। और इतना भी नहीं उनको कह सकते कि हमारे युवाओं के साथ बुरा हाल कर रहे हो। हथकड़ियों से लेके यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री और वो सेंटर के एक मंत्री हैं अपने खट्टर साहब, वो बोलते हैं ये गए क्यों गलते? भाई यहाँ बेचारे भूखे मरे, वहाँ अपने पेरेंट्स को पालें, अपने बच्चों को पहले अपने परिवार की लालन पोषण कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि ये गलत तरीके से। और तुम यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दो, वो जाएँ क्यों? अगर उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, यहाँ पर नौकरी मिल जाए, यहाँ पर और अपना बिजनेस करने मिल जाए, प्राइवेट में बिजनेस करने के मिल जाए, और कोई रिसोर्सेज मिल जाए, तो बच्चे बेचारे वहाँ पर, मैंने देखी वहाँ पर, मैं पिछले दिनों अमेरिका गया था,
कितने लड़के मॉल के अंदर पैसे जरूर कमाते हैं वो लड़के, ज़्यादातर लोग बच्चे हैं वो ड्राइवर है, पैसे अच्छे घर भेज रहे हैं, सब कुछ है, पर तलवार लटकी है, जिस दिन पकड़े गए उस दिन पिटीशन दायर की हुई है। डर लगता है कि किस दिन क्या बुरा बर्ताव हो जाएगा, कैसे बुरा बर्ताव हो जाएगा। और नेशनल हाईवे को छोड़ के स्टेट हाईवे के ऊपर एक हमारे मंत्री जी हैं, वो क्या नाम है इसका, राविंदर जी ने उन्होंने कहा था कि स्टेट हाईवे का हाल बता दो, इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी कर दो कि हमारी स्टेट हाईवे की मेंटेनेंस कितनी अच्छी है, किस बात के लिए अच्छी है, बता दो इस बात में। कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई हो, बता दो, नई यूनिवर्सिटी कोई क्रियान्वित हुई हो, कुछ हो, इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज होने चाहिए, कुछ है। ये फ्री बाइक से गाड़ी नहीं चलती। और सबसे बड़ा हमारा जो दुख का कारण ये है कि डेवलपमेंट की राजनीति नहीं हो रही, एक वीएन की और बच्चों की भविष्य की राजनीति नहीं हो रही, धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की। कोई आप ऐसा किस्सा भी हो जो वैसे ऑन रिकॉर्ड बताना चाहते हो कैमरे पे? वो रिकॉर्ड नहीं, यादगार सा होती है इतना लंबा राजनीतिक सफर। थिंग इज ओनली मनोज जी, मैं राजनीति के अंदर जितनी मेरे में एबिलिटी है मैं सिंसियरली काम करता हूँ। जब मैं सत्ता पक्ष में था तब भी मैं कोई डेवलपमेंट में कसर नहीं छोड़ता था, विपक्ष में होने के बाद भी जोर पूरा लगाता हूँ। अब सरकार फंड्स दे ना दे वो सरकार पे डिपेंड करता है, पर मैं हर एक प्रोजेक्ट के बारे में मौका लगते ही मुख्यमंत्री जी से भी मिलता हूँ, मिनिस्टर से भी मिलता हूँ, डेवलपमेंट की बात भी करता हूँ, ऑफिसर से भी बात करता हूँ। ये कुछ है, पर पैसे को सैंक्शन करना, सब कुछ करना तो वही सत्ता को सवाल था जी, जैसे पहले दौर था कि 5 साल 10 साल में बदल जाती थी सरकारें, लेकिन अब वो बदलाव नजर नहीं आता है राजनीति में। काफी हाँ ठीक है, ये ठीक बात है आपकी, ये पहली बार एक्सेप्शन हुआ है, कोई बात नहीं, आगे रिपीटिशन भी होगा। हो गया जो हो गया, अब उसके लिए कौन दोषी है, मैं किसको वो दोषी मानने लगूं, किसको ना मानूं। कुछ हमारी पार्टी की भी गलतियाँ होंगी, कुछ औरों की भी गलतियाँ होंगी, कोई उनका वो ज़्यादा और स्मार्ट निकले और कोई बात नहीं, उन्होंने मिसयूज़ किया, सत्ता का मिसयूज़ किया, समाज को बांटा, सब जगह समाज को बांटा, धर्म के नाम पे हर एक बात की राजनीति की, वेट टू लिमिट की, और पैसे का प्रलोभन दिया, सबको दिया, बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर थे इस बात के लिए। ये हरियाणा को लेकर नहीं, ये राजनीति जैसे सब जगह चल पड़ा, ये सर ट्रेंड गलत चल चुका है। अब हर एक इलेक्शन के अंदर, चाहे वो स्टेट का इलेक्शन होगा, सेंटर का इलेक्शन होगा, जो हम सोचते थे कि राजनीति एक व्यक्ति के लिए, आज के दिन राजनीति पॉलिटिशियंस के लिए पैसा कमाने के लिए हो गई है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और राजनीति इतनी महंगी हो चुकी है कि चुनाव आगे वाले समय में इतना आसान भी नहीं रहेगा चुनाव लड़ने के लिए एक्चुअली। और प्रलोभन में मतदाता जल्दी आ जाता है, उसलिए मतदाता को भी सतर्क रहना चाहिए। उनको उनकी भी मजबूरियां रहती हैं, ये कुछ है, काफ़ी इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं, और भी फैक्टर हैं। बस कोई आगे सिस्टम देश का कैसा आएगा, ये भविष्य के गर्भ में है, पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे नहीं होगा, समय बताएगा। मेरा नाम गौरव है। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ मार्केटिंग देखता हूँ, तो मार्केटिंग से रिलेटेड ही मेरा सवाल है। जैसे आपने कहा कि बीजेपी एक तरीके से एक मार्केटिंग कंपनी की तरह काम करती है, कि वो अपने बहुत सारे पीआर करती है, बट जैसे हरियाणा में इश्यूज भी, जैसे आपने कहा इश्यूज भी बहुत है, तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस जो ये बीजेपी का ये तरीका है पीआर करने का, इवेंट बना देने का, इसको कैसे टैकल करने की तैयारी करें? हाँ नहीं, कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। उस चैलेंज में सबसे बड़ा रोल जो होगा वो पैसे का रोल आएगा इस बात के लिए। और पिछले चुनाव में भी अगर हमारी कमजोरी रही तो क्योंकि हमारे पास उतना पैसा चुनाव के प्रबंधन के लिए नहीं था जितना बीजेपी ने उस बात के लिए। बीजेपी के पास
कहाँ से पैसे आ गए? हर एक 400 इन्होंने ऑफिस बना दिए, इनको पूछने वाला नहीं है। हर एक के इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, इंश्योरेबिलिटी तो बनती है जी कुछ है। अगर हमारे ने बनाए होते तो ये पता नहीं क्या क्या सवाल खड़े करने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं। तो बात यह कि इनको थोड़ा सा मैनेजमेंट में भी इनको है, पर अल्टीमेटली हमको लोगों को इवेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। लोगों को चुनौती तो रहेगी कांग्रेस के सामने, नहीं रहेगी। एक सवाल और, जैसे बहुत सारी फोटोज ऐसी आती हैं जिसमें विपक्ष जब कभी शादी समारोह में या कभी साथ बैठे, अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से जो मतलब लीडर्स होते हैं बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बहुत अच्छे से खाना भी साथ में होता है। इनका कहने का मतलब आप हो गए, हुड्डा साहब हो गए, सीएम साहब हो गए, ये अभय चौटाला हो गई, ये शादी समारोह में किसी समारोह में इकट्ठे बैठे नजर आ जाते हैं, कहीं भी इकट्ठे खाते भी नजर आ जाते हैं। क्या होता है जो नीचे फॉलोअर होता है वो क्या होता है, वो पूरे 5 साल वो निभाता है। वो जैसे बीजेपी वो आपस में झगड़ पड़ते हैं, आपस में तो वो पूरा शादी वो मौजूद रहती है। नहीं, वो आप ना किसी सोशल फंक्शन की और बात है, राजनीति का और बात है। सोशल फंक्शन में कोई मिलेगा आपस में, ऐसी तो नहीं है कि अब यहाँ पर कोई कांग्रेस वाला फंक्शन में उसे कांग्रेस वाला को बुलाएगा, बीजेपी वाला को बीजेपी वाले को बुलाएगा। अब कोई किसी का कोई ब्याह शादी होती है, सारे बुलाते हैं, शिष्टाचार के जाते हैं, तो शिष्टाचार में एक प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर कोई बैठा है तो साथ में बैठते हैं, कुछ है, पर सबकी विचारधारा भिन्न ही होती है एक्चुअली। उसकी कोई उनमें कोई प्यार नहीं जागा होता आपस में, सीधी सी बात है। घना प्यार हो गया या कुछ ऐसी बात होती है। हाँ, ये तो राजनीति है। वो आए तो जब कोई भी किसी को इनवाइट करता है, कोई मेहमान आता है, तो मेहमान तो हर एक आदमी अच्छी तरह अटेंड करता है, सब कुछ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा जी, मुझे आपने हरी भूमि के लिए समय दिया। मुझे भी प्रसन्नता हुई आपके आने की। और मैं एक बात कहना चाहता था, जो बात शुरू में आपने ना पूछी या ना मैंने कही इसमें, कि शुरू में हरी भूमि अखबार जब रोहतक के अंदर आया तो उसको थोड़ा सा ना राजनीतिक टैग लगा हुआ था। मतलब मैंने इतने सालों में महसूस किया कि नाउ हरी भूमि इज़ आल्सो वन ऑफ द इंडिपेंडेंट, और जो निष्पक्षता की तरफ बढ़ रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। धन्यवाद।